हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है उसको। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हेमेटोलॉजी का। हेमेटोलॉजी के मैंने 3 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियोज़ देख सकते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और उनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, जो भी लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें उनके आने की पूरी संभावना है। तो आज की इस वीडियो को हम उसी तरह कंटिन्यूस करते हैं। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और उन 10 क्वेश्चंस को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। 10 क्वेश्चंस के अलावा भी इसमें हम जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड हमने और क्वेश्चंस भी उसमें डाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। देखते हैं हम सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन से व्हेन वाज एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है कब डिस्कवर हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1940 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन है 1945 में और डी ऑप्शन है 1800 में। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको इनके आंसर्स पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का व्हेन वाज एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो आपको ये और बताना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है इसी से रिलेटेड कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, जब ये कह सकते हैं ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स करें इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा। जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने ए ग्रुप, बी ग्रुप और एबीओ और ओ। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इसमें हमने ये क्या है कि किसके अकॉर्डिंग हम इसको ए ग्रुप कहेंगे, बी ग्रुप कहेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इसको समझना है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है ब्लड ग्रुप की, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है उस पर विद द फिगर। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ए जो ग्रुप है उसमें क्या पाया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी बी पाया जाता है। इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, और जो एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, उसकी जो सरफेस है, जो भी आरबीसीज है उसके सरफेस पर जो एंटीजन पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, नेम देते हैं। ठीक है, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा इसमें, बी होगा। ठीक है, उसके अपोजिट होगा। जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी क्या होगी इसमें, ए होगी। इसी तरह से ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होगा, दोनों ही एंटीजन होंगे बट एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाएगी। और ओ ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होगा, इसमें किसी तरह के कोई एंटीजन नहीं होंगे लेकिन एंटीबॉडी क्या होंगी इसमें, ए और बी दोनों एंटीजन होंगी। तो कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से भी आ जाता है कि जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है या कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से बी का भी पूछ सकते हैं, ओ का भी पूछ सकते हैं और ए बी का भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसमें कौन सा एंटीजन है, उसमें एंटीजन उसमें क्या है, ए है और एंटीबॉडी उसमें बी है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसमें ओ जो है, डी अपन एंटीक्लोरीन डालते हैं वो क्या आता है उसमें, पॉजिटिव आता है। तो इसलिए उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा और अब डिटेल से आप जानना चाहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ब्रीफ में ही इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टोरेज ऑफ ब्लड बैग बिलो 28 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है
अगर हम ब्लड बैग को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के नीचे अगर स्टोरेज करें तो क्या होगा? ऑप्शन ए है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी, बी ऑप्शन है इंक्रीज आरबीसी बढ़ जाएंगी, सी ऑप्शन है इंक्रीज प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन है हीमोलाइसिस। क्या होगा इसमें से सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर स्टोरेज ऑफ ब्लड बैग बिलो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के नीचे अगर ब्लड को स्टोर किया जाए तो क्या होगा? एट अ फ्रीजिंग पॉइंट पर अगर उसको स्टोर किया जाए तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी, आरबीसी बढ़ जाएगी या प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे या फिर हीमोलाइसिस हो जाएगा। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करें क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर इसका हीमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। विच इज द बेस्ट स्टेन फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट? रेटिकुलोसाइट जो काउंट होती है उसके लिए कौन सा स्टेन बेस्ट होता है? ऑप्शन ए है एक्लाइसिन होता है, बी ऑप्शन है टॉलुडीन ब्लू होता है, सी ऑप्शन है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू होता है या डी ऑप्शन है न्यू मिथाइल ब्लू होता है। तो इसका राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है और एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, तो आपके इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यू मिथाइल ब्लू है वो क्या होता है? बेस्ट स्टेन होता है किसके लिए? रेटिकुलोसाइट जो काउंट करते हैं हम उसके लिए जो स्टेन होता है बेस्ट कौन सा होता है? न्यू मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कुछ जो बेसिक जो स्टेन होते हैं वो हेमेटोलॉजी में कौन कौन से यूज आते हैं। जैसे कि एसिडिक स्टेन होता है, बेसिक स्टेन होता है और न्यूट्रल स्टेन होता है। ठीक है, ये 3 स्टेन यूज में आते हैं। अब जो एसिडिक स्टेन होता है वो सेल्स के बेसिक पार्ट को क्या करता है? स्टेन करता है, उसके अपोजिट करता है। और जो बेसिक स्टेन होता है वो क्या करता है? एसिडिक पार्ट को स्टेन करता है। ठीक है, और न्यूट्रल में तो कोई पार्ट को क्या करता है? न्यूट्रल रहता है उसमें। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एसिडिक स्टेन होते हैं, बेसिक स्टेन कौन से होते हैं, न्यूट्रल स्टेन कौन हो। ये आपको ध्यान में रखने, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इस तरह से कि एसिडिक स्टेन इसमें बोल दिया जाता है इओसिन क्या है, कौन सा स्टेन है, एसिडिक स्टेन है, बेसिक स्टेन है या न्यूट्रल स्टेन है। तो आपको इसमें से ध्यान होना चाहिए। ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस होता है एसिडिक स्टेन में, और इसमें आता है निग्रोसिन है, इओसिन है, कार्बोफ्यूसिन है और इंडिया इंक है और मेलास्टिट ग्रीन है। ठीक है, ये कुछ है स्टेन जो क्या होते हैं? एसिडिक स्टेन होते हैं। इसके अलावा जो बेसिक स्टेन है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। इस पे क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट है, मिथाइलिन ब्लू है, सेफ्रानिन ये है। ये क्या होते हैं? बेसिक स्टेन होते हैं। मिथाइलिन ब्लू क्या, ठीक है, ये क्या होता है? अभी मैंने इसका क्वेश्चन बताया था। इसमें रेटिकुलोसाइट जो काउंट है उसमें जो स्टेन होता है वो कौन सा यूज में लेते हैं? मिथाइलिन ब्लू लेते हैं। वो कौन सा स्टेन है? बेसिक स्टेन है। इसके अलावा जो न्यूट्रल स्टेन है उसके अंदर कैरीज बोथ पॉजिटिव, दोनों होते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होता है और नेगेटिव चार्जेस भी होता है। ये कौन से होते हैं? जिम्सा स्टेन है, लेशमैन स्टेन है, रिगर्स स्टेन है। ठीक है, जिम्सा है, लेशमैन है और रिगर्स, ये क्या है? न्यूट्रल स्टेन कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ जो स्टेन है वो तो ध्यान में कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से जो स्टेन है किस किस टाइप के, कौन कौन से चार्जेस हैं और कौन कौन से टाइप के ये हैं। ठीक है, ये हो गया एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन और न्यूट्रल स्टेन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको और भी क्वेश्चंस कवर अप करवा दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये था ही, लेकिन इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं। एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन और न्यूट्रल स्टेन भी आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, रिगर्स स्टेन इज। इससे पहले जो स्लाइड थी मैंने उसमें बताया था आपको स्टेन, ठीक है, स्टेन के बारे में बताया था कौन कौन से स्टेन होते हैं। अब आपको बताना है इसका और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेन है ये। ऑप्शन ए है एसिडिक स्टेन है, बेसिक स्टेन है, सी इज न्यूट्रल है या फिर बोथ ए एंड बी है, बेसिक भी है या एसिडिक भी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। पहले ही मैं इसका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूट्रल स्टेन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ना अर्नेथ काउंट रिलेटेड टू। जो अर्नेथ काउंट है वो किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्नेथ काउंट, ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी काउंट से है, बी ऑप्शन आरबीसी काउंट से है,
सी ऑप्शन प्लेटलेट काउंट से है, डी ऑप्शन नन, किसी से भी काउंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। अर्नेत काउंट किससे रिलेटेड है, किससे के लिए कहा जाता है अर्नेत काउंट, क्या होता है? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा WBC काउंट से। अब अर्नेत काउंट क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए एक बार। द एज ऑफ द न्यूट्रोफिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ लोब्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये किससे रिलेटेड है, न्यूट्रोफिल किससे रिलेटेड है, WBC के पार्ट्स होते हैं ना, एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, इयोसिनोफिल्स है, ये सारी क्या है, WBC है। WBC का कौन सा पार्ट है, वो भी एग्रेनुलोसाइट्स का। और जो ग्रेनुलोसाइट्स का जो एग्रेनुलोसाइट्स है उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स है, WBC का जो एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स, उसको क्या करता है, ये उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें हम किसको काउंट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को काउंट करते हैं। अब देख लीजिए आप क्या है ये, द एज ऑफ न्यूट्रोफिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ लोब्स ऑफ इट्स न्यूक्लियस। इसके जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को डिटरमाइन करते हैं। न्यूट्रोफिल्स की जो एज है, यंगर होगी या ओल्डर होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि अगर इसमें इतने लोब्स हुए तो वो क्या होगी, यंगर होगी, और उसमें कम लोब्स हुए, ज्यादा लोब्स हुए तो वो क्या होगी, ओल्डर या यंगर होगी। तो देख लीजिए आप इसमें, द सेल्स हैविंग लेस नंबर ऑफ लोब्स आर यंगर, जिसमें ऐसी सेल जिसमें क्या होते हैं, कम लोब्स पाए जाते हैं, वो यंगर होती है, जबकि विथ मोर लोब्स रिलेटेड टू ओल्डर, जिसमें ज्यादा लोब्स होते हैं वो क्या हो जाती है, सेल ओल्डर होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स इज 5 इन जनरल। जनरली जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसमें कितने लोब्स पाए जाते हैं, 5 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था जनरल, हमने जो किससे काउंट है, या तो आपको समझ में आ गया होगा, जो अर्नेत काउंट है वो किससे काउंट है, WBC के काउंट से। WBC में भी जो न्यूट्रोफिल्स है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एंटीकोगुलेंट यूज फॉर कोगुलेशन स्टडी। जो कोगुलेशन स्टडी होती है उसके लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है हिपेरिन यूज किया जाता है, बी ऑप्शन है सोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है, सी है EDTA, या फिर डी ऑप्शन है ऑल। सभी इसमें यूज किए जाते हैं। जो कोगुलेशन स्टडी की जाती है उसके लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो जो सोडियम साइट्रेट है वो क्या होता है, कोगुलेशन स्टडी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज इन ग्रीन कलर वाइल। जो ग्रीन कलर की वाइल, आपको ये सारी वाइलें भी पता होनी चाहिए कि कौन से कलर की वाइल में कौन सा सैंपल लिया जाता है, या किसके लिए, किस टेस्ट के लिए वाइल यूज होती है। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके अभी बताने वाली हूँ। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो विच एंटीकोगुलेंट इज यूज इन ग्रीन कलर वाइल। जो ग्रीन कलर की जो वाइल होती है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन है ए हिपेरिन है, बी है ट्राइसोडियम यूज किया जाता है, या सी है पोटेशियम ऑक्जेलेट है, या डी है EDTA यूज किया जाता है। तो कौन सा होगा इसमें, कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है ग्रीन कलर की जो वाइल होती है उसमें। तो सही आंसर इसका होगा हिपेरिन। जो हिपेरिन होती है बहुत इजी है, ठीक है, सबको ही पता होता है इस चीज के लिए। तो जो भी मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ये जनरल बातें हैं, तो इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है हिपेरिन। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है ग्रीन कलर की वाइल के लिए। अब आप देख लीजिए, ये क्या होती है, कुछ ट्यूब्स होती हैं जो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। अब इसमें देख लीजिए आप, ये जो कलर है, ठीक है, ग्रे कलर का है, इसमें क्या लेते हैं, सीरम सेपरेटेड यूज किया जाता है। और ऑल बायोकेमिस्ट्री नॉट मेंशंस एल्सवेयर इन माइक्रोबायोलॉजी, ये किस में यूज में लिया जाता है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसमें यूज लिया जाता है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर की है वाइल है वो क्या होती है, इसमें हिपेरिन होता है, क्या है कंटेंट, इसमें जो ये जो लाइट ग्रे कलर की है उसमें क्या होता है, सीरम सेपरेटेड होता है, सीरम सेपरेटेड ट्यूब होती है।
इसके अलावा जो ग्रीन कलर की है उसमें क्या होता है, हिपेरिन होता है, और ये किस में यूज किया जाता है, इसमें क्रोमोसोम स्टडीज होती है, लैड है, एमिनो एसिड्स है और टोपेन्स है, इसमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो ग्रे कलर की होती है, इसमें क्या होता है, फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड और या ऑक्सिलेट होता है, और इसको यूज किया जाता है ग्लूकोज टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है जो वाइल है, ये वाली वाइल है, ठीक है, पर्पल, लाइट पर्पल कलर की, जिसको क्या बोलते हैं, ईडीटी। इसमें क्या होता है, कंटेंट होता है, इसमें ईडीटी वो पाया जाता है, क्या होता है, एंटीकोगुलेंट इसमें ईडीटी होता है। और किसके लिए एग्जामिन किया जाता है, फुल ब्लड काउंट के लिए, और ईएसआर के लिए है, हीमोग्लोबिन के लिए है, A1C है, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, लेवेंडर जो वाइल होती है उसमें यूज किया जाता है, इसको लेवेंडर वाइल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, ईडीटीए होता है। नेक्स्ट है रेड कलर जिसका कैप होता है उसको बोलते हैं प्लेन वाइल। प्लेन वाइल में यूज किया जाता है एलडीएच है, कैल्शियम है, ड्रग्स है, फिनोटीन है, और थायोफेलिन है, लिथियम है, एंडोक्राइन है, टेस्टिंग है, ये सारे टेस्ट के लिए, एक्सेप्ट मतलब थायराइड का जो टेस्ट है वो इसमें नहीं किया जाता। इसके अलावा सारे जो है इसमें क्या हेमेटोलॉजी से रिलेटेड सारे टेस्ट इसमें लिए जाते हैं। नेक्स्ट है लाइट ब्लू कलर की है, उसमें सोडियम साइट्रेट होता है, और ये क्या है, कोगुलेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था कि जो कोगुलेशन स्टडी की जाती है उसमें कौन सा उसमें हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, तो उसमें जो एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, सोडियम साइट्रेट होता है। इसके अलावा जो डी डाइमर है, एपीटीटी टेस्ट है, पीटी टेस्ट है, इनमें भी कौन सी वाइल यूज में लेते हैं हम, लाइट ब्लू कलर की ले जाते हैं। इसके अलावा ब्लैक कलर की है, ये ईएसआर के लिए होती है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट है उसमें हम ये लेते हैं। इसमें है वेस्टर्न सेडिमेंटेशन रेट और रिक्वायर्ड फ्लो ड्रॉ। तो ये सारे मैंने आपको कुछ वाइल्स हैं इनके बारे में बताया कि कौन कौन सी वाइल में कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है और किस किस टेस्ट में कौन कौन सी वाइल यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एंटीकोगुलेंट वाइल इज यूज फॉर शुगर टेस्ट। अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं वाइल के बारे में कि कौन सी वाइल किस टेस्ट के लिए यूज की जाती है। तो आसानी से आपका आंसर आना चाहिए इसके लिए। क्या आंसर होगा इसमें, ऑप्शन ए है लेवेंडर जिसको ईडीटी वाइल भी बोलते हैं, बी है ग्रीन कलर की में, सी है ग्रे में, डी है लाइट ब्लू में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी कलर में हम शुगर टेस्ट के लिए वाइल यूज करते हैं, कौन सी कलर की वाइल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रे कलर की जो वाइल होती है उसमें हम शुगर टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, इन बफी कोट फाउंड। बफी कोट में क्या पाया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बफी कोट होता क्या है, किस तरह से बफी कोट लिया जाता है, या फिर किसको कहेंगे हम बफी कोट। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते कि बफी कोट होता क्या है। तो इस क्वेश्चन का पहले हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा, इसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बफी कोट क्या होता है। ऑप्शन ए है WBC, बी है प्लेटलेट्स होती हैं, सी है प्रोटीन होता है, डी ऑप्शन है प्लेटलेट्स और WBC दोनों ही होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर देख लीजिए आप पहले, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लेटलेट्स और WBC दोनों ही क्या पाई जाती है, बफी कोट में पाई जाती है। अब आपको मैं बता दूं बफी कोट होता क्या है। जैसे ही हम ब्लड सैंपल लेते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज किए थे, उसके क्या बन जाते हैं, 3 पार्ट्स बन जाते हैं। आपको इस वाइल में दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये अलग सेपरेट हो जाता है, ये नीचे सेडिमेंट हो जाता है, और ये व्हाइट वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बफी कोट। जो प्लाज्मा पार्ट होता है वो क्या होता है, 55% ऑफ टोटल ब्लड का जो पार्ट होता है वो कितना होता है, 55% होता है ये प्लाज्मा ऊपर वाला पार्ट। और इसके अलावा ये जो 45% होता है ये क्या होता है, इरेथ्रोसाइट्स होती है, मतलब आरबीसीज होती हैं, ठीक है, ये नीचे सेडिमेंट हो जाती हैं। इसके अलावा इस दोनों के बीच में क्या होता है, ये होता है बफी कोट। अब बफी कोट में क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, मतलब इसमें WBC होती हैं और प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC और
प्लेटलेट्स पाई जाती है और कितने परसेंट होती है, लेस देन 1% इसमें होती है बफी कोट के अंदर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि जब हम ब्लड के कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स है, बफी कोट और प्लाज्मा, जब इसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन द एंगल ऑफ नीडल, जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो जो नीडल है उसका एंगल किस तरह होना चाहिए। ठीक है, कितने डिग्री पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है 20 से लेकर के 30 डिग्री होना चाहिए, बी है 40 to 60 डिग्री होना चाहिए, सी है 60 to 80 डिग्री होना चाहिए, या डी ऑप्शन है 90 डिग्री होना चाहिए। जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड कलेक्शन कहाँ से करते हैं, वेन से करते हैं, तो वेन से जब हम ब्लड कलेक्शन करेंगे तो उस समय नीडल का एंगल क्या होना चाहिए, ये आप फिगर देखकर भी समझ गए होंगे आसानी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 से लेकर के 30 डिग्री के एंगल पर हम नीडल को रखते हैं। अब आप देख लीजिए कि हम जो इसमें अलग अलग एंगल रखते हैं नीडल का, वो किस किस तरह से रखते हैं। ये जो है ये क्या है, स्किन की लेयर है। ठीक है, ये मसल्स है, इसके बाद ये सबक्यूटेनियस आ गया, ये डर्मिस आ गया, और ये ऊपर वाली क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। तो एपिडर्मिस में जब हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे एपिडर्मिस में कई बार जैसे वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, इंटरडर्मली लगाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलर भी इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उसके ये क्या है कुछ टाइप से किस किस तरह से नीडल को एंगल को रख करके वो इंजेक्ट किया जाते हैं कोई भी मेडिसिन। तो जब हमें एपिडर्मिस में लगाना है, मतलब कोई भी इंजेक्ट करना है, इंट्राडर्मली करना है, तो इंजेक्शन जब हम लगाते हैं इसका, तो नीडल का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 10 से लेकर 15 डिग्री पर होना चाहिए। इसके बाद अगर हमें क्या करना है, इंट्रावीनस ही लेना है। इंट्रावीनस जैसे इसमें बताया ब्लड कलेक्शन हम करते हैं तो कहाँ से करते हैं, वीनस ब्लड से करते हैं, वेन से करते हैं, तो उस टाइम जो नीडल का एंगल है वो कितना होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री या फिर 25 कह सकते हैं। ठीक है, ये एवरेज है 25 तो, लेकिन जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सबक्यूटेनियस। अगर आपको सबक्यूटेनियस लगाना है तो नीडल का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। और इंट्रामस्कुलर के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं इंजेक्शन। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि कौन से डिग्री पर नीडल को रखा जाता है, इंट्राडर्मली, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, बहुत इजी है। तो ये तो आज का हमारा वीडियो था। आई थिंक आपको आज की जो ये 10 क्वेश्चंस है पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको और भी कुछ टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम है तो आप उसको भी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट जो हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे हेमेटोलॉजी के होंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनको भी आप जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की जो इम्पोर्टेंट MCQs है उनके बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि अब एग्ज़ाम क्या है, इसके कुछ ही टाइम में इसके नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं, और अगर हम इसी तरह से कंटिन्यूस 10 क्वेश्चंस अगर डेली करेंगे तो क्या होगा, हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब जो एग्ज़ाम है वो क्या होंगे, रिटर्न बेस पे होंगे। पहले इसके जो एग्ज़ाम होते थे वो मेरिट बेस पर होते थे। कुछ स्टेट में इसमें रिटर्न में किया था, लेकिन कुछ स्टेट में क्या कर दिया, इसको रिटर्न बेस पे ना करके मेरिट बेस पे किया गया था पहले। लेकिन अब क्या कर दिया है इसमें कि इसमें एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद ही क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।